आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज हम आपको महर्षि सेनगुप्त जी का जीवन परिचय समझाने जा रहे हैं। उनका जीवन परिचय और काव्य पक्ष। एक बात विशेष ध्यान दें कि मैंने कई बार बताया है कि इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों ही आते हैं। बोर्ड परीक्षा में वो कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों ही अच्छे से याद करें। आप बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। महर्षि सेनगुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें ये उपाधि दी थी राष्ट्र कवि की। और इनकी सन 1912 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, भारत भारती, जिससे इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। आप ध्यान दें, एक नंबर में कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक युग के तुलसीदास कौन है। तो जैसे मैंने बताया, कभी मैं इससे पहले पढ़ा था कि आधुनिक युग के सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय और आधुनिक युग के तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त। तो आज हम इनका जीवन परिचय और साहित्य पर दोनों ही पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान दें, मैथिली शरण गुप्त, इनका जो जीवन काल है 1986 से 1964, 1986 से 1964 यानी 78 वर्ष है। ये 78 वर्ष का जीवन काल रहा है इनका। तो सबसे पहले जीवन परिचय आप देखें। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में संवत 1943 ईस्वी में हुआ था। मैंने बताया कि 86 में यदि हम 57 जोड़ दें तो वो संवत बन जाएगी, 43 हो जाएगा। और यदि इसमें से संवत में से हम 57 घटा दें तो वो सन बन जाएगी। तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि दो जन्म बता रखे, सन है और ये संवत है। ये सन है, सन में यदि हम 57 जोड़ देते हैं तो वो संवत बन जाती है, और यदि संवत में से 57 घटा दें तो सन बन जाती है। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके पिता कौन है? सेठ रामचरण गुप्त। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनके काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। कई बार ये जो चिरगांव झांसी है, एक बार नंबर में पूछ जाता है कि चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म हुआ है। तो आप इसका विशेष ध्यान दें। मैंने कहा कि इसके जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ें। अब है साहित्य परिचय। ये आपको नहीं लिखना होता, ये तो केवल ऐसा है, हम उसको एक बार देख ले बस, कौन कौन इसके पिता का नाम, माता का, जिससे पता लग जाए। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्य आत्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात अर्थात ये द्विवेदी युग के कवि थे। अब इसका पता लग जाएगा। उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया है। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात महर्षि सेनगुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु उन्हें ख्याति यानी प्रसिद्धि यानी से फेमस हुए सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलने आरंभ हुई। इसी पुस्तक से इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931 तथा यशोधरा
1932 आदि प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद आप देखें, गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। रचनाएं या कृतियां, गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपतंगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखित की हैं। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ, झनकार, सिद्धराज, कुणालगीत, अनघ, पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा आदि हैं। पिलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार आदि अनुदित रचनाएं हैं। जो इतिहास से जुड़ी रहती हैं उन्हें अनुदित रचनाएं कहा जाता है। इसके बाद पश्चात काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं 2 भागों में होती है हमेशा, आप ध्यान देंगे 2 भागों में, कला पक्ष और भाव पक्ष। काव्यगत विशेषताएं, सबसे पहले भाव पक्ष। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध रसों की छटा बिखेरी है। यशोधरा, शकुंतला आदि इनकी श्रृंगार पर आधारित उत्कृष्ट रचनाएं हैं। साकेत में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग एवं वियोग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उर्मिला प्रिय के वियोग में आरती के समान जलती रहती है। वियोग में आरती के समान जलती रहती है। ऐसा उन्होंने कहा भी है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिभा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। मनसा मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, जब लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाते हैं तो उस समय का ये वर्णन इसमें किया गया है। गुप्त जी करुणा की धारा प्रवाहित करने में पूर्ण सफल हुए हैं। उनके काव्य में प्राय सभी रस देखे जा सकते हैं। गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण की लगभग सभी शैलियां अपनाई हैं। इन्होंने उद्दीपन रूप में भी प्रकृति के विभिन्न चित्र दर्शाए हैं और स्वतंत्र रूप में भी पंचवटी में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण दर्शनीय है। देखिए, इनकी रचना है पंचवटी, और पंचवटी उस समय का वर्णन करेगा जब भगवान श्री राम और सीता जी आराम कर रहे थे झोपड़ी के अंदर, रात्रि का समय था और लक्ष्मण बाहर उसके पहरा दे रहे थे। तो उस समय का प्रगट का जो वर्णन था, रात का जो वर्णन था, वो उस समय दिया था इन्होंने। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तणों के नोकों से, मानो झीम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये इन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करा है। इसके बाद आप देखें, ये था इनका कला पक्ष। भाव पक्ष, अब कला पक्ष। इनके काव्य में संध्या, प्रातः, रजनी, सागर, ऋतु आदि अलंकार चित्रण हुआ है। कला पक्ष, गुप्त जी के काव्य का कला पक्ष शैली, छंद और अलंकार सभी दृष्टियों से समृद्ध है। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले लिया। अतः गुप्त जी ने खड़ी बोली के सहज रूप को अपने काव्य का साधन बनाया। इनकी भाषा सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज के गुण से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा प्रचलित विदेशी शब्दों के भाषा का प्रयोग किया है। शैली, गुप्त जी ने विविध शैलियों की काव्य रचना की है। गुप्त जी ने विविध शैलियों में यानी विभिन्न प्रकार की शैलियों में काव्य रचनाएं की हैं। साकेत, जयद्रथ, सिद्धराज में प्रबंधात्मक शैली प्रयुक्त की गई है। हिंदू और गुरुकुल अलंकृत उपदेशात्मक शैली के उदाहरण हैं। पंचवटी भारत भारती में
विवरणात्मक शैली तथा यशोधरा, कुणालगीत, साकेत आदि काव्यों में नीति शैली का प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त चंद्रहास, यशोधरा, साकेत आदि में नाट्य शैली का प्रयोग भी इन्होंने तन्मयता से किया है। गुप्त जी ने प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। किंतु इन्हें सदृश मूलक अलंकार अधिक प्रिय थे। यमक, श्लेष और रूपक अलंकारों के प्रयोग में इनकी पांडिता प्रवृत्ति का प्रदर्शन हुआ है। गुप्त जी का काव्य छंदबद्ध है और वाणिक और मात्र दोनों प्रकार के छंद प्रिय थे। अब देखें आप हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। देखो साफ साफ दिख रहा है कि महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भाव को पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। केवल सब्सक्राइब करने का आपको ये लाभ है, यदि मेरी कोई भी YouTube वीडियो आती है तो आप सबसे पहले उसे देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इससे अधिक से ज़्यादा लाभ उठा सकें। कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा इसी पाठ के पद्यांशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।